हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। मीन्स उसे उपकल्पना और प्राकल्पना भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अनुसंधान और सर्वेक्षण जो होता है, उसकी समस्या जो होती है, उसकी प्रॉब्लम जो होती है, उसके सिलेक्शन के बाद में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो प्रॉब्लम के बारे में कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स का जो पूर्वानुमान लगाता है या वो जो पूर्व चिंतन करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। वो जो पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान जो होता है ना, वही उपकल्पना या हाइपोथेसिस होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल हम ये लें कि भारत में पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या हम ये कहें कि भारत में, इंडिया में क्या हो रहा है, क्राइम जो है वो बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्राइम बढ़ रहा है तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है और हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके जो कॉज और इफ़ेक्ट है, उनके बारे में हम जनरल नॉलेज जो है वो लेंगे, या हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, है ना, हमारे कुछ हम अज्यूम भी कर सकते हैं उसके अंदर हम, और हमारे जो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं खुद के इंडिविजुअल, वो भी उसके अंदर हम ले सकते हैं। तो उनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो जैसे जैसे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, अपराध प्रवृत्ति जो है वो भी बढ़ रही है। तो मेन रीज़न क्या है? पॉवर्टी। ओके, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो हमारा कहना है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाइपोथेसिस। कि मतलब हमने जो हमारी प्री थिंकिंग थी, या हमने जो भी एविडेंस कलेक्ट किए, है ना, या हमारा जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज जो है, या जो हमारे कॉजेज़ और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स जो हमने देखे, उनके बेस पे हमने एक स्टेटमेंट तैयार किया है कि जो पॉवर्टी है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, पॉवर्टी की वजह से क्या हो रहा है, क्राइम भी बढ़ रहे हैं, और पॉवर्टी एक मेन रीज़न है अपराध प्रवृत्ति के बढ़ने का। तो ये हमारी हाइपोथेसिस होगी। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जो अगर हम स्टडी आगे बढ़ा रहे हैं और हम उसमें देखते हैं कि जो पॉवर्टी है, निर्धनता है, और अपराध जो है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, रिलेशनशिप्स बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। ओके, फिर कि क्या हमने जो हाइपोथेसिस ली है, या हमने जो हमारी जो थिंकिंग है, क्या वो सही है या वो गलत है? ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी जो एक प्री थिंकिंग जो होती है, हमारी जो प्री थिंकिंग है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे कि हम जो अनुमान लगाते हैं, या ये जो हमारी प्री थिंकिंग होती है, वो हमारी स्टडी को, हमारे अध्ययन को, हमारे काम को एक बेस देती है ना, वो हमारे काम को एक वे देती है जिससे हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। मीन्स हमने ये थिंकिंग की है, हमने ये विचार किया है कि पॉवर्टी जो है वो क्या है, अपराधों को जन्म देती है, और वही उसका मेन रीज़न है। तो हम अब इसके आगे पॉवर्टी के बारे में भी देखेंगे, और अपराध के क्या क्या रीजंस होते हैं, उनको पॉवर्टी से कोरिलेट करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हमारे जो हम जो रियल जो स्टडीज़ करते हैं, है ना, उनके बाद में ये जो एक्चुअल जो हमारी स्टडी हो जाती है, हमने सिर्फ अभी तो प्री थिंकिंग रखी है, फिर जब हम जो एक्चुअल स्टडी करने लगते हैं तो ये हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो राइट प्रूव भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है ना। हमने सिर्फ अभी तो क्या है, अनुमान लगाया था, और अब अगर हम उसको इवैल्यूएट करने जाएंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर हमारी ये जो हाइपोथेसिस होगी ये राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी प्रूव हो सकती है। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा एम क्या है, ये जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको सही प्रूव करना नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल फैक्ट्स के बेस पे क्या करना है, साइंटिफिक जो ट्रुथ है उसको ढूंढना है। हमको वास्तविक तथ्य जो होते हैं उनके आधार पे क्या करना है, वैज्ञानिक जो सत्य होता है ना, साइंटिफिक जो क्या होता है, ट्रुथ होता है, उसको हमको ढूंढना है। तो हाइपोथेसिस जो होती है उनको बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करना, जो फैक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करना, और जो क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, है ना, जो रिसर्चर होते हैं, उनको क्या करना, गाइड करना।
ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो सोशल इन्वेस्टिगेशंस जो होती है उनमें जो हाइपोथेसिस होती है उनकी यूटिलिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और ऑथर हैं दो, कोहेन और नोगेल, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक्सप्लोरेशन हो, है ना, उनमें एक स्टेप भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम क्या है उसको, उस प्रॉब्लम को जो जन्म दिया है जिसने, या वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से क्रिएट हुई है, वो प्रॉब्लम्स जो होती है, वो कठिनाइयाँ जो होती है, उनको हम क्लेरिफाई नहीं कर सके, उन समस्याओं का हम समाधान नहीं ढूंढ सकें। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि हमने जनरल मीनिंग देख लिया है, अब हम उसकी कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लुंडबर्ग की एक डेफिनेशन देखते हैं कि लुंडबर्ग कह रहे हैं कि प्राकल्पना क्या है, एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है। क्या है प्राकल्पना? लुंडबर्ग क्या कह रहे हैं कि प्राकल्पना क्या है, एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन है, और वो क्या है, काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है ना। क्या बाकी है कि उसको, उसका जो टेस्ट है, वैलिडिटी जो टेस्ट है वो अभी बाकी है। फिर हम देखते हैं कि पीवी यंग जो है वो कहते हैं कि एक कार्यवाहक विचार जो होता है वो उपयोगी खोज का आधार बनता है और वही कार्यवाहक प्राकल्पना मानी जाती है। ठीक है, तो पीवी यंग क्या कह रहे हैं कि जो प्राकल्पना है वो ऐसा कार्यवाहक विचार होता है जो जब इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है तब उसका बेस तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर हम गुडे और हॉट की डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहे हैं कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी जो सत्यता है ना, उसको प्रूव करने के लिए उसको क्या किया जाना चाहिए, एग्जामिन किया जाना चाहिए, उसका परीक्षण हमको किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बोगार्डस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कह रहे हैं कि प्राकल्पना क्या है, एक प्रोपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना होता है। ठीक है, अब ये जितनी भी डेफिनेशंस देखी, चाहे हम लुंडबर्ग की बात करें, चाहे हम गुडे और हॉट की बात करें, चाहे हम पीवी यंग की बात करें, बोगार्डस ने जो कुछ भी कहा उनके बारे में अगर हम देखें तो कंक्लूजन रूप अगर हम निकालें इसका, इन डेफिनेशंस का, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, प्राकल्पना क्या है, एक ऐसी प्री थिंकिंग है, ऐसा पूर्व विचार है या कंक्लूजन जो स्टेटमेंट होता है, जनरलाइजेशन होता है, या जो अनुमान हम लगाते हैं, जिसे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसकी प्रॉब्लम के लिए वो निर्माण करता है, उसको बनाता है, और उसकी जो सत्यता है उसको प्रूव करने के लिए कुछ एसेंशियल जो सोर्सेज होते हैं या इंफॉर्मेशंस जो होती है ना, उनके लिए क्या करता है वो स्पेशल जो आवश्यकताएं जो होती है या जो इन्फॉर्मेशंस होती है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस जो होती है, उनको वो कलेक्ट करता है, उनका संकलन करता है। तो एक प्राकल्पना क्या होती है, अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन बनाती है। ठीक है, एक प्राकल्पना जो होती है वो क्या करती है, विभिन्न जो चर होते हैं उनके बीच में, अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनाती है। मीन्स प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है और जो रिसर्च होती है उसको आधार प्रदान करती है, उसको एक बेस तैयार करके देती है। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशंस की बात की है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ वाली हाइपोथेसिस होती है, अच्छी क्वालिटी की जो हाइपोथेसिस होती है वो कौन सी होती है, या एक अच्छी क्वालिटी की हाइपोथेसिस हो उसके लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्राकल्पना खाली जो हम तैयार कर दें और उसे इसी तरीके से छोड़ दें, नहीं, हमको उसका प्रॉपर यूज़ आना चाहिए, और एक अच्छी हाइपोथेसिस बन के तैयार हो उसके लिए जो जो एसेंशियल क्वालिटीज़ है उनको हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट है क्लैरिटी, स्पष्टता। मतलब हाइपोथेसिस जो होती है वो दो तरीके से क्लियर होनी चाहिए, एक तो उसका लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होना चाहिए और दूसरी उसका जो कंसेप्ट होता है वो।
फर्स्ट तो क्या है, उसकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो होती है, उस वे में वो बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और दूसरे उसका जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसकी अवधारणा। तो हाइपोथेसिस जो है उसमें जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं या उनका जो मीनिंग होता है या उनके बारे में जो थिंकिंग रखी जाती है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल होता है स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं या जो डेफिनेशन होती है या जो एक्सप्लेनेशन होता है वो दिया जाना चाहिए उसके अंदर। हाइपोथेसिस जो होती है उसमें जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, है ना, वो दूसरे लोग जो होते हैं वो भी इजीली समझ सके। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ अगर हम करते हैं तो उनका हमको मीनिंग लिखना पड़ता है ना, तो ऐसा इजी वर्ड जो दूसरे लोग भी उसको इजीली समझ सके, लैंग्वेज भी इजी होनी चाहिए। प्राकल्पना जो होती है तो उसकी जो स्पष्टता है, उसकी जो क्लैरिटी है वो क्या है, अनुसंधानकर्ता जो होता है वो कितना एफर्ट लगाता है उसके लिए, वो कितना होशियार है ना, उसके और उसके एक्सपीरियंस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। देन फिर हम बात करते हैं कि एम्पिरिकल रेफरेंसेस की, तो प्रयोग सिद्धता की हम बात करते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि प्राकल्पना जो होती है उसमें इस तरीके का कंसेप्ट जो होता है उसको यूज़ किया जाना चाहिए जिनकी जो सत्यता होती है उसकी जो जांच की जाए वो एक्चुअल जो फैक्ट्स होते हैं उनके आधार पे हो। मतलब हाइपोथेसिस जो होती है उसमें कोई भी नैतिक या जो आदर्श होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, या हम ये कहें कि अच्छे और बुरे जैसे जो वर्ड होते हैं उनको इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। जो हाइपोथेसिस होती है उसमें जो एक्चुअल जो बेस हो उसको इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए। तो इस तरीके से एक आइडियल जो हाइपोथेसिस है वो तैयार होगी। जैसे हम ये कहें कि दहेज हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा कलंक है, या जो जॉइंट फैमिली होती है उनमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो स्थिति है वो क्या है, वो अनुपयोगी है, दान देना बहुत अच्छी बात होती है। तो शोध की दृष्टि से ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से क्या है, ये क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विशेषता की, कि एक जो हाइपोथेसिस होती है उसको स्टडी करने में हम ये देखते हैं और हम ये देखेंगे उसके अंदर कि उसका विशिष्ट पहलू जो है उससे संबंध क्या है ना। स्पेसिफिक जो कोई एक एस्पेक्ट होता है उससे उसका संबंध होना चाहिए। मतलब सामान्य शब्द जो होते हैं, जनरल शब्द जो होते हैं, उसमें एक्सप्रेस की गई जो प्राकल्पना होती है उसका जो एग्जामिन करना होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है और अनसर्टन होता है। तो ऐसी जो प्राकल्पनाएं होती है, ऐसी जो हाइपोथेसिस होती है वो डेटा कलेक्शन की दृष्टि से क्या होती है, अनयूज़फुल होती है। फिर हम देखते हैं कि रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, है ना, उपलब्ध जो प्रविधियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। तो एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि जब हम हाइपोथेसिस बना रहे हों उस समय हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो सत्यता की परख है वो उनकी जो उपलब्धियां हैं, उपलब्ध जो प्रविधियां हैं उनके माध्यम से हो। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है उसको क्या होना चाहिए, उसको जो उपलब्ध प्रविधियां होती है ना, जो अवेलेबल टेक्निक्स होती है उनका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और ऐसी जो प्राकल्पनाएं होती है, ऐसी जो हाइपोथेसिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से बेकार मानी जाती है, जिनमें क्या है, जो एग्ज़ामिन कर रहा है उसके पास प्रॉपर जो टेक्निक्स होती है वो नहीं होती है, या उनको उसका नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। देन फिर रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थियरी के सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए कि सामाजिक जो अनुसंधान होता है उसमें नौसिखिए जो होते हैं, है ना, जो नए नए होते हैं, वो अक्सर कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो उनको नकार देते हैं, उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हाइपोथेसिस जो होती है वो सही प्रूव नहीं हो पाती है। तो जनरल जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको चूज़ किया जाता है और उनको इंटरेस्टिंग और उनको अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि जो अनुसंधानकर्ता काम कर रहा है या ये जो पहले जो थियरीज बनी हुई है उनको गलत प्रमाणित करना या उनको इवैल्यूएट करके उनको देख के और उनमें कुछ चेंजेस किए जाए या सुधार किए जाए। देन फिर
सरलता की अगर हम बात करें, सिंप्लिसिटी की बात करें, तो एक जो प्रॉपर प्राकल्पना होती है वो क्या होनी चाहिए, उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसमें आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हाइपोथेसिस जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो और उसको समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो और अगर सूझबूझ से काम लिया जाए या जो अनुसंधान करता होता है वो अपनी प्रॉब्लम जो होती है उससे बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम जानता है और वो सूझबूझ रखता है, तो जो हाइपोथेसिस होती है उसको बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, देन फिर अब हम ये तो हमने क्वालिटीज़ देखी, अब हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस की टाइप्स क्या क्या होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि गुडे और हॉट जो है उन्होंने हाइपोथेसिस की कुछ टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज़, कि मतलब अनुभवात्मक जो समानता होती है उनसे संबंधित होती है कि प्राकल्पनाओं की प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है कि वो प्राकल्पनाएं जो लोगों के, व्यक्तियों के जनरल नॉलेज, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनकी जो डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी जो है ना फोकवेज होते हैं, उनकी जो नॉर्म्स वैल्यूज़ होते हैं, उनकी जो बिलीव्स होते हैं, उन पर डिपेंड करती है। मतलब अगर एक एग्जांपल लें तो ऐसे कहते हैं ना कि जनरल कहावत है कि जिसके सिर पे बाल नहीं होते वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होता है, या ये कहते हैं कि जो पक्षी जो होते हैं, है ना, उनमें कौवा और जो एनिमल्स होते हैं उनमें सियार जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। ऐसे सारे जो स्टेट्समेंट्स होते हैं वो। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप। सेकंड टाइप क्या है, जटिल आदर्श प्रारूप से रिलेटेड। तो इस तरीके की जो प्राकल्पना होती है उसमें एक सामान्य तथ्य होता है या जो निष्कर्ष होते हैं उनको पूर्वाधार मान के क्या किया जाता है, जो अन्य तथ्य होते हैं उनके तर्क के रूप में उनको एग्जामिन किया जाता है। तो ऐसी ये जो प्राकल्पनाएं होती है ये क्या होती है, ये इकोलॉजिकल कंडीशंस जो होती है उनसे संबंधित होती है, मतलब परिस्थितियों की दशा जो होती है उससे संबंधित होती है ना। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो एनालिटिकल वेरिएबल से रिलेटेड होती है ना, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती है। तो कुछ हाइपोथेसिस ऐसी होती है जो विश्लेषणात्मक चरों से रिलेटेड होती है, उससे संबंधित होती है। कोई भी जो सोशल इंसिडेंट्स होता है और उनके जो कारण होते हैं, अनेक कारक जो होते हैं, उनका परिणाम होता है ये कि कुछ प्राकल्पनाएं जो होती है वो विश्लेषणात्मक चर जो होते हैं ना उनसे, उनके संबंध से संबंधित होती है। और कोई भी जो सामाजिक घटना होती है वो अनेक कारक जो होते हैं, कई फैक्टर्स जो होते हैं उनके परिणाम। हम जानते हैं कि सोशल इंसिडेंट्स जितने भी होते हैं वो किन्हीं बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं उनके रिजल्ट के रूप में हम देखते हैं उनको, है ना, उनके परिणाम होते हैं। फिर भी इनमें से कोई एक फैक्टर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो सपोर्टिव फैक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जो चाइल्ड क्राइम की बात कर रहे हैं हम, तो बाल अपराध के लिए क्या है, मनोविश्लेषणात्मकवादी जो सिद्धांत होते हैं, तो उसमें हम ये कहें कि मानसिक विकृति या दुर्बलता जो होती है उन सब की बात करें तो वो कारण जो होते हैं जो हेरिडिटी से होते हैं, है ना, उससे ये बनते हैं। तो इस तरीके से जो प्राकल्पना होती है, वो प्राकल्पना जो होती है वो कैजुअल हाइपोथेसिस जो होती है वो इस तरीके की हाइपोथेसिस को कहा जाता है। और इनसे ये भी पता चलता है कि अगर एक चर जो है, एक वेरिएबल जो है उसमें चेंजेस होते हैं तो उससे दूसरे जो चर होते हैं, दूसरे जो कारक होते हैं, दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम एग्जांपल इसका देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छी फसल हमको चाहिए, अच्छी खाद हो, अच्छा बीज हो, है ना, एनवायरनमेंट अच्छा हो, लैंड अच्छी हो, पानी बिल्कुल पर्याप्त हो, तो इनमें से एक भी कारक जो है अगर वो चेंज होगा तो उससे जो फसल होगी, जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी जो उससे होगी, वो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो ये तो 3 मेन हाइपोथेसिस के टाइप्स देखें। अब हम 4 अलग टाइप की हाइपोथेसिस जो है वो भी देखते हैं कि सकारात्मक कथनों से संबंधित होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। मतलब हम ये कहें कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, या गरीबों के कंपैरिजन में जो रिच लोग होते हैं वो ज़्यादा क्राइम करते हैं। ऐसे जो स्टेट्समेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करें हम, तो इस तरीके की जो परिकल्पना होती है उसके अंदर ऐसे कि जो पुरुषों की कंपैरिजन में स्त्रियां जो होती है वो दयालु नहीं होती है, इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। देन फिर नल हाइपोथेसिस होती है, थर्ड टाइप होती है नल हाइपोथेसिस। मतलब हम ये कहें कि न तो वो पॉजिटिव है और न वो नेगेटिव है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि जो पुरुष और स्त्रियां होती हैं उनकी जो उनका जो हम्बल नेचर होता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं लास्ट वर्किंग हाइपोथेसिस। तो इसमें ऐसा अनुमान हम लगाते हैं जो अस्थायी महत्वपूर्ण विचार जो होते हैं ना वो होते हैं और वो किसी भी अनुसंधान का आधार बनते हैं। मतलब हम उसके अंदर ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, भौतिक विज्ञान जो था उसकी ये मान्यता थी, वो ये मानता था, है ना, साइंस जो था वो ये था कि परमाणु जो है वो क्या है, डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टडी की गई और ये कंक्लूजन निकला और जैसे जैसे स्टडी की गई उसके बेस पे ये हाइपोथेसिस चेंज करनी पड़ी कि परमाणु जो होते हैं उनका जो विभाजन होता है, उनको जो डिवाइड किया जाता है वो पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम प्राकल्पना के ये अदर जो टाइप्स हैं वो भी हमने आज देख लिए हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस का मीनिंग हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि हाइपोथेसिस के क्वालिटीज़ जो होती है ना, क्वालिटेटिव जो हाइपोथेसिस होती है वो कौन सी होती है, एक अच्छी जो हाइपोथेसिस की क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है, क्वालिटी देखी उनकी। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो होती है वो क्या होती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये हाइपोथेसिस का जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।